आज मैं आधुनिक भारत का एक महत्वपूर्ण टॉपिक भारत में ब्रिटिश शासन का विस्तार शुरू कर रहा हूँ। आज की क्लास में हम बंगाल प्रांत पर चर्चा करेंगे। इस टॉपिक को मैं 2 खंडों में पूरा करूँगा। आज के खंड में मैं बंगाल प्रांत के जो महत्वपूर्ण शासक हुए हैं, मुर्शीद कुली खां, सुजाउद्दीन, सरफराज खां, अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर जाफ़र, मीर कासिम, देन मीर जाफ़र और अंत में नजबुद्दौला। इन पर चर्चा करूँगा, इनसे संबंधित नीतियों पे चर्चा करूँगा। ठीक है, आज के इस खंड में। और इसके बाद इसके दूसरे खंड में मैं प्लासी का युद्ध, उसके परिणामों पे चर्चा करूँगा। इसके अलावा बक्सर का युद्ध और उसके परिणामों पे चर्चा करूँगा। साथ ही इलाहाबाद की जो 2 संधियाँ हुई थीं उन पर भी चर्चा करूँगा। साथ ही बंगाल में जो द्वैध शासन लगा था उस पर चर्चा करूँगा। द्वैध शासन क्या है इस पर बात करूँगा। किस कारण से लगाया गया था इस पर बात करूँगा। और क्या इसका परिणाम रहा इस पर बात करूँगा। इस तरह से ये जो दूसरा खंड मैं इसका शुरू करूँगा उसमें आपसे मैं इन विषय पे बात करूँगा। दूसरा खंड मुख्य रूप से विश्लेषणात्मक है। पहला खंड जो मुख्य रूप से तथ्यात्मक है। पहला खंड आपके प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, दूसरा खंड आपके मेंस के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो मैंने दोनों खंडों को अलग अलग करके बताऊंगा आपको। आज मैं पहले खंड पे बात करूंगा और पहले खंड के अंतर्गत आज हम जो बंगाल में अनेक अर्ध स्वतंत्र और स्वतंत्र शासक हुए हैं उनके बारे में चर्चा करूंगा। ठीक है, मुर्शीद कुली खां से लेकर सरफराज खां तक जो शासक हुए हैं इन्हें आप अर्ध स्वतंत्र कह सकते हैं। अर्ध स्वतंत्र शासक इन्हें आप कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने प्रशासन में मुग़ल बादशाह से स्वतंत्रता हासिल कर ली थी। प्रशासनिक नीतियां ये स्वयं बनाया करते थे। हालांकि अभी भी ये मुग़ल बादशाह को नजराना दिया करते थे, इसलिए इन्हें हम कह सकते हैं अर्ध स्वतंत्र शासक। लेकिन अलीवर्दी खां के बाद अलीवर्दी खां ने नजराना देना बंद कर दिया, तो इस तरह से यह एक पूर्ण स्वतंत्र शासक था बंगाल का। ठीक है, अलीवर्दी खां तो क्योंकि इसने नजराना देना बंद कर दिया था। हालांकि ये केवल नजराना ही दिया करते थे, बाकी प्रशासनिक नीतियों में क्या थे? स्वतंत्र थे मुग़ल बादशाह से। तो इस पर आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, एक एक करके। बंगाल प्रांत को समझने से पहले थोड़ा सा हम पीछे जाएंगे, इसकी पृष्ठभूमि देखेंगे। देखिए, अकबर के समय जब अकबर मुग़ल बादशाह था उस समय अकबर ने अपने मुग़ल साम्राज्य को उसने सूबों में डिवाइड किया था, सूबों में विभाजित कर दिया था। तो अकबर वह पहला मुग़ल बादशाह है
जिसने मुग़ल साम्राज्य का क्या किया, विकेंद्रीकरण किया, आप कैसे कह सकते हैं। और उसने अपने पूरे साम्राज्य को सूबों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। इन सूबों में मुख्य रूप से दो अधिकारी हुआ करते थे, ठीक है। एक तो सूबेदार और दूसरा दीवान। दोनों अधिकारियों की नियुक्ति मुग़ल बादशाह करता था, ये बात ध्यान रखिएगा। सूबेदार सामान्यतः राज परिवार से संबंधित व्यक्ति हुआ करता था। राज परिवार से संबंधित व्यक्ति को ही सूबेदार बनाया जाता था और इसकी जिम्मेदारी थी उस सूबे में प्रशासनिक कार्यों को करना। प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी सूबेदार पर हुआ करती थी, जबकि दीवान पर, जो दीवान था, उस पर राजस्व संबंधी, जो राजस्व वसूली का कार्य था, वह यह देखता था, दीवान, ठीक है। तो ये दो मुख्य पदाधिकारी थे। मुग़ल साम्राज्य की बात मैं कर रहा हूँ, राइट। आपको पता होगा मुर्शीद कुली खां औरंगजेब के समय, जब मुग़ल बादशाह औरंगजेब था, उसी समय मुर्शीद कुली खां को बंगाल प्रांत का दीवान बनाया गया था, ठीक है। अभी जब हम मुर्शीद कुली खां पढ़ेंगे तो बताऊंगा मैं आपको। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, सूबेदार और दीवान, ठीक है। देखिए बाद में क्या होगा ना कि सूबेदार और दीवान, जब ये राज्य जो होंगे, जो पहले मुग़लों के अधीन थे, जब ये राज्य क्या हो जाएंगे, अर्ध स्वतंत्र राज्य हो जाएंगे। जैसे बंगाल की बात करूं, बंगाल बाद में क्या हो जाएगा, एक अर्ध स्वतंत्र राज्य, या इसे बोल सकते हैं स्वायत्त शासी राज्य बन जाएगा, ठीक है। तब बंगाल में जो सूबेदार था उसी के पास दीवानी अधिकार भी आ जाएगा, और ऐसा अधिकारी जिसके पास दोनों अधिकार आ जाएंगे उसे नवाब कहा गया। क्या कहा गया, नवाब कौन हो जाएगा, ऐसा व्यक्ति जिसके पास दोनों राइट्स हैं उसे बोला गया नवाब, ठीक है। नवाब ऐसा एक पदाधिकारी था जिसके पास प्रशासनिक जिम्मेदारियां भी थीं और राजस्व वसूली की जिम्मेदारी भी थी, ठीक है। तो हम इसको चर्चा करेंगे एक एक करके, राइट। अब हम शुरू करते हैं। पहले हम देखेंगे मुर्शीद कुली खां के बारे में। मुर्शीद कुली खां के बारे में देखेंगे। देखिए मुर्शीद कुली खां एक ब्राह्मण था, दक्षिण भारत का एक ब्राह्मण था। बाद में उसने इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया और अपनी योग्यता और ईमानदारी के आधार पर निरंतर उसने प्रगति की और औरंगजेब का विश्वास पात्र बन गया। मुर्शीद कुली खां, मुर्शीद कुली खां, ठीक है। औरंगजेब का क्या बन गया, ये विश्वास पात्र बन गया। और इसके बाद औरंगजेब ने इसे 1700 एडी में बंगाल का दीवान बना दिया, ठीक है। बंगाल का दीवान बनाया इसे 1700 एडी में, और 1701 एडी में इसे उड़ीसा की दीवानी भी दे दी गई। उड़ीसा का भी दीवानी अधिकार इसे मिल गया, ठीक है। किसे, मुर्शीद कुली खां को। और 1704 में इसे बिहार का भी दीवानी अधिकार प्राप्त हो गया। तो इस तरह से उत्तरोत्तर इसने उन्नति की। विश्वास पात्र था किसका, औरंगजेब का। क्यों विश्वास पात्र था, औरंगजेब इससे बहुत संतुष्ट था। कारण ये था, आपको पता होगा कि औरंगजेब ने अपना काफ़ी समय दक्कन में युद्ध करते हुए बिताया। दक्कन में युद्ध करते हुए बिताया किसने, औरंगजेब ने। तो औरंगजेब को काफ़ी मात्रा में धन की आवश्यकता हुई और नियमित रूप से जो मुर्शीद कुली खां था वो यहाँ से कर वसूली करता और नियमित रूप से औरंगजेब को वह धन उपलब्ध कराता रहा। इसलिए औरंगजेब इससे बहुत संतुष्ट था। इसीलिए देखिए बंगाल की दीवानी भी इसे मिल गई थी, उसके बाद उड़ीसा की भी दीवानी मिल गई और बाद में बिहार की भी दीवानी मिल गई थी, ठीक है। 1707 में जब औरंगजेब मर जाता है। अच्छा एक बात और याद रखिएगा, मैंने कहा ना कि औरंगजेब के समय भी बंगाल प्रांत में दो अधिकारी थे। बंगाल में दो, एक तो सूबेदार
दीवान कौन था? दीवान तो मुर्शीद कुली खां था। और बंगाल का जो सूबेदार था, सूबेदार, ठीक है, जो बंगाल का कौन था सूबेदार, वो था अजीम उस शान। यह जो था उसका पोता था। किसका पोता? औरंगजेब का पोता अजीम उस शान। अजीम उस शान जो था बंगाल का क्या था? सूबेदार था। चूँकि औरंगजेब का ये पोता था, इसलिए अधिकांश समय दिल्ली में ही रहा करता था। अधिकांश समय दिल्ली दरबार में ही रहा करता था। इसलिए इसकी अनुपस्थिति में, अजीमुशान की अनुपस्थिति में जो प्रशासनिक दायित्व था उसे भी कौन देखता था? मुर्शीद कुली खां ही देखा करता था। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से अजीमुशान उस समय सूबेदार था और बंगाल का दीवान कौन था? मुर्शीद कुली खां। एक बात ध्यान रखिएगा, कुछ बातों में असहमति हुई दोनों के बीच में। मुर्शीद कुली खां और अजीमुशान के बीच कुछ बातों को लेकर क्या हुई? असहमति हुई। जिसके बाद जो मुर्शीद कुली खां था, उसने अपना दीवानी जो दफ्तर था उसे, बंगाल की उस समय राजधानी ढाका थी, तो बंगाल की राजधानी ढाका से उसने दीवानी दफ्तर कहाँ ले गया? वो कहाँ ले गया? मुर्शिदाबाद। ठीक है, मुर्शिदाबाद। याद रखिएगा, मुर्शिदाबाद का पहले नाम था, इसका जो प्राचीन नाम था वो था मकसूदाबाद। ठीक है, इसका प्राचीन नाम क्या था? मकसूदाबाद। मकसूदाबाद का बाद में नाम बदल कर दिया गया मुर्शिदाबाद। ठीक है, तो ये कह सकते हैं आप कि मुर्शीद कुली खां ने अजीमुशान से कुछ बातों में जो उसकी असहमति हो गई थी, उसके कारण इसने अपना दीवानी दफ्तर ढाका, जो कि राजधानी था उसमें बंगाल का, वहाँ से कहाँ ले गया? मकसूदाबाद ले गया। और इसी मकसूदाबाद का नाम बाद में क्या कर दिया गया? मुर्शिदाबाद कर दिया गया। राइट, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह से ये बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्या होता है? 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, औरंगजेब की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद क्या होता है? आपको पता है कि जो परवर्ती मुगल थे वो सारे कमज़ोर थे। परवर्ती मुगल क्या थे? कमज़ोर थे। इन्हीं परवर्ती मुगलों में एक मुगल था मुगल बादशाह फर्रुखशियर। उसके समय में 1717 में, कब? 1717 में मुर्शीद कुली खां को बंगाल का पूर्ण सूबेदार बना दिया गया। शुरू में नायब सूबेदार था। 1713 में इसको, ये ध्यान रखिएगा, मुर्शीद कुली खां को पहले शुरू में 1713 में फर्रुखशियर ने नायब सूबेदार बनाया था बंगाल का, लेकिन बाद में 1717 में पूर्ण सूबेदार बना दिया। यदि पूछे कभी एग्ज़ाम में तो यह कुछ समय के लिए नायब सूबेदार भी रहा है। ठीक है, डिप्टी गवर्नर भी रहा है। कहाँ का? बंगाल का ही। और फर्रुखशियर ने ही 1713 में इसे बंगाल का डिप्टी गवर्नर बनाया था, नायब सूबेदार बनाया था। लेकिन 1717 में इसने क्या बना दिया? पूर्ण सूबेदार बना दिया। और यह भी बात याद रखिएगा कि यह अंतिम, बंगाल का यह अंतिम सूबेदार है जिसे मुग़ल बादशाह ने अपॉइंट किया। इसके बाद बंगाल के सूबेदार का पद जो है वो वंशानुगत हो जाएगा और वहीं से वह पद नवाब का पद हो जाएगा। क्योंकि देखिए, ये बात भी ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा मैं बैक में जाता हूँ। 1713 में शुरू में इसको दीवान बनाया गया था। कहाँ का? बंगाल का। क्या बनाया गया इसको? दीवान। फिर 1713 में ही इसको यहाँ का नायब सूबेदार बना दिया गया। कहाँ का? बंगाल का। और यह दोनों काम किसने किया था? फर्रुखशियर ने ही किया था। ठीक है, किसको? मुर्शीद कुली खां को। कन्फ्यूज मत होइएगा, मुर्शीद कुली खां के पास। अब यहाँ पे आपको ये कन्फ्यूजन होगा कि शुरू में तो दीवान पहले से था,
तो बाद में इसको दीवान के पद से हटा दिया गया था, ठीक है, और केवल इसके पास नायब सूबेदार का पद था, ठीक, राइट। उड़ीसा का यह सूबेदार बन गया था कुछ समय के लिए, अर्थात बाद में कंफ्यूज मत होइएगा, ये समझिएगा कि दीवान के पद से इसे हटाया गया था बाद में, जब औरंगजेब मर गया है, ठीक है, उसके बाद, और इसको उड़ीसा का सूबेदार बनाया गया था, ठीक है। लेकिन फिर फारूक सियर के समय में इसको फिर से एक बार दीवान बनाया गया बंगाल का, और साथ में नायब सूबेदार बनाया गया, और मुर्शीद कुली खां को एक बार फिर से 1717 में बंगाल का पूर्ण सूबेदार बनाया गया, और अब इसके पास बंगाल की सूबेदारी भी थी और बंगाल की दीवानी भी थी। यह बात याद रखिएगा कि यह मुर्शीद जो कुली खां था, ये अंतिम रूप से फारूक सियर द्वारा इसको अपॉइंट किया गया था बंगाल का सूबेदार के रूप में। इसके बाद यह जो पद है ये क्या हो जाएगा, वंशानुगत हो जाएगा, ठीक है। अब जो बंगाल का शासक होगा उसका पद क्या हो जाएगा, वंशानुगत हो जाएगा। मुर्शीद कुली खां के बाद जो सुजाउद्दीन बनेगा, इसका दामाद बंगाल का नवाब, वह पद वंशानुगत है, ठीक है। वह पद क्या है, वंशानुगत। उसमें मुग़ल बादशाह का कोई रोल नहीं रहा है उसके अपॉइंटमेंट में, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसके बाद यह पद क्या हो जाएगा, वंशानुगत हो जाएगा, और बंगाल का जो अब शासक है वह नवाब कहा जाने लगेगा। नवाब इसलिए क्योंकि अब उसके पास दोनों अधिकार आ गए, राजस्व वसूली का अधिकार भी आ गया, और साथ में उसके पास आप कह सकते हो कि वहाँ के प्रशासन का भी अधिकार आ गया, ठीक है। तो इस तरह से मुर्शीद कुली खां जो है अंतिम रूप से केंद्रीय ये जो माफ करेगा जो मुग़ल बादशाह है उसके द्वारा इसको अंतिम रूप से नियुक्त किया गया था बंगाल का सूबेदार। बाद में यह पद क्या हो जाएगा, इसके बाद यह पद वंशानुगत हो जाएगा, ठीक है। मुर्शीद कुली खां के बारे में समझिए कि मुर्शीद कुली खां ने कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए। हम कह सकते हैं कि यह एक कुशल प्रशासक था, या हम कह सकते हैं इसने बहुत सारे राजस्व सुधार किए बंगाल प्रांत के लिए, या इसने बहुत सारे राजस्व सुधार से संबंधित कार्य किए। तो आपके मेंस में यहाँ से प्रश्न आ सकता है कि यह एक कुशल प्रशासक था, समझाइए। इस पर ऐसा आ सकता है लिखने के लिए, या पूछ सकता है कि इसने राजस्व सुधार से संबंधित कौन कौन से कार्य किए उन पर, ठीक है, टिप्पणी करिए। तो मैं इसको समझाता हूँ आपको, देखिए कैसे समझना है इसको। देखिए मुर्शीद कुली खां ने पहली बात क्या किया, पहली बात तो इसने ये किया कि इसने राजस्व वसूली की एक नई बंदोबस्त शुरू की, राजस्व वसूली की एक नई बंदोबस्त शुरू किया, ठीक है, जिसका नाम था इजरा व्यवस्था। इजरा व्यवस्था भी कहते हैं इसे, या इसे कहते हैं इजारेदारी व्यवस्था, ठीक है, या इसे कहते हैं ठेकेदारी व्यवस्था, सब एक ही बात है, ठीक है। मुर्शीद कुली खां ने बंगाल में एक राजस्व वसूली की एक व्यवस्था लागू की, इजरा व्यवस्था या फिर इजारेदारी व्यवस्था। यह व्यवस्था क्या थी, इसके अंतर्गत क्या किया गया था कि राजस्व वसूली जो है वो ठेके में देनी शुरू की गई, ठेके में देनी शुरू की गई थी, ठीक है। क्या किया गया, इसमें राजस्व वसूली का जो कार्य था वह ठेके में देना उसको शुरू किया गया, राइट, समझ गए। और यह भी बात समझिएगा कि बाद में यही जो राजस्व वसूली जो ठेके में लेते थे उन्हें बाद में क्या कहा गया, ठेकेदार कहा गया या फिर इजारेदार कहा गया। यही इजारेदार बाद में जमींदार के रूप में स्थापित हो गए। बाद में कैसे स्थापित हो गए, जमींदार के रूप में स्थापित हो गए। और इस तरह से इन्होंने बाद में बड़ी बड़ी उपाधियां धारण कर ली, महाराजा जैसी इन्होंने क्या की, बड़ी बड़ी उपाधियां धारण कर ली। किन्होंने, इन जमींदारों ने, इन ठेकेदारों ने, ठीक है। और इस तरह से बंगाल में एक नया वर्ग, मतलब भूमि
स्वामी का एक नया वर्ग पैदा हुआ, भूमि स्वामी का एक नया वर्ग पैदा हुआ, ठीक है, बंगाल में, ठीक है, जिसे हम यही कह सकते हैं एक नया कुलीन तंत्र पैदा हुआ बंगाल में, ठीक है, जो भूस्वामी था। और इसी कुलीन तंत्र का उपयोग फिर किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। किसके लिए? स्थायी बंदोबस्त के लिए, ठीक है, स्थायी बंदोबस्त के लिए इसने किया था ना, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। इसमें इसने क्या किया था? इसमें इसने इन जमींदारों को इसने स्थायी कर दिया था, स्थायी कर दिया था, साथ में इनका पद क्या कर दिया था? वंशानुगत कर दिया था। आपको पता होगा, जब हम पढ़ेंगे स्थायी बंदोबस्त तो बताएंगे। तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखिएगा, शुरुआत करिएगा कि इसने एक नई बंदोबस्त व्यवस्था यहाँ पे लागू की थी, राजस्व वसूली की, जिसे बोलते हैं इजरा व्यवस्था। इसमें राजस्व वसूली जो है वो ठेके में उसको देना शुरू किया गया, ठीक है। यही बाद में जब इनकी स्थिति मजबूत हुई तो इन्होंने ये क्या कहलाए? ठेकेदार या इजारदार कहलाए। इन्होंने किसानों का शोषण किया, उनसे उनकी भूमि हड़प ली और भूमि एक बड़े भूस्वामी बन गए। क्या बन गए? एक बड़े भूस्वामी बन गए। और क्या कहलाए? जमींदार कहलाए, है ना, या फिर बड़ी बड़ी इन्होंने उपाधियाँ धारण की, महाराजा जैसी उपाधियाँ, ठीक है। और एक नया कुलीन तंत्र का विकास हुआ बंगाल में। और इसी कुलीन तंत्र का उपयोग किसने किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया, ठीक है। जब उसने स्थायी बंदोबस्त लागू किया तो आपको पता है कि स्थायी बंदोबस्त में जमींदार को ही कर वसूलने का अधिकार दे दिया गया था, ठीक है। और जमींदार व्यवस्था को उसने क्या किया था? कॉर्नवालिस ने वंशानुगत कर दिया था, ठीक है। हम पढ़ेंगे इसको जब पढ़ेंगे स्थायी बंदोबस्त। तो इस तरह से आपको एक तो ये बात समझनी है। इससे क्या हुआ? इजरा व्यवस्था से क्या हुआ? राज्य की इनकम जो है, जो आय है, वो क्या हुई? आय में बढ़ोतरी हुई, ठीक है। राज्य के आय में क्या हुई? बढ़ोतरी हुई। एक तो ये बात समझिए, एक पहला सुधार इसका ये किया। दूसरा काम इसने क्या किया? दूसरा काम इसने किसानों को इसने सहायता प्रदान की। किसानों को इसने क्या किया? कर्ज दिया। कर्ज मतलब तकावी, क्या बोलते उसे? तकावी। तो किसानों को इसने क्या की? कर्ज दिया। किसानों की इसने सहायता की ताकि वो लोग निवेश करें, और जब वो लोग निवेश करेंगे तो राज्य का जो उत्पादन है वो क्या होगा? बढ़ेगा। अच्छा, एक बात और समझिएगा कि बंगाल पहला प्रांत था जो ब्रिटिश शासन के अधीन आया। तो बंगाल पर ब्रिटिश या अंग्रेज़ों ने अपना ध्यान केंद्रित क्यों किया? कभी ऐसा कुछ प्रश्न आए मेंस में लिखने के लिए कि अंग्रेज़ों ने बंगाल पर अपना ध्यान क्यों केंद्रित किया, या इसको अपने शासन के अधीन सबसे पहली बार क्यों लेके आए? तो आप इसके बारे में बता सकते हैं। पहली बात तो यहाँ पर कृषि अधिशेष उत्पादन हुआ करता था, उपजाऊ क्षेत्र था, इसलिए कृषि उत्पादन ज़्यादा था यहाँ पर, ठीक है। आवश्यकता से अधिक यहाँ पर उत्पादन हो तो उसे बोलते हैं अधिशेष उत्पादन। तो अधिशेष उत्पादन हुआ करता था। यहाँ पर हस्तशिल्प उद्योग भी विकसित अवस्था में था। जो शिल्प उद्योग था वो भी क्या था? विकसित अवस्था में था। इसके साथ ही यहाँ पर यातायात के साधनों की अच्छी व्यवस्था थी, ठीक है। साथ ही यह एक बंदरगाह नगर था, कलकत्ता, उधर चटगांव, ये महत्वपूर्ण बंदरगाह थी, ठीक है। इसके अलावा यह दिल्ली से बहुत दूर था, है ना। यहाँ की जो क्षेत्रीय शक्तियाँ थी वो थोड़ा सा क्या थी? कमज़ोर थी। और यह पूरा क्षेत्र जो है खनिज संसाधनों से भंडारित था, खनिज संसाधनों से क्या था? युक्त था। ये तमाम कारण हैं जिन कारणों के कारण अंग्रेज़ों ने पहली बार मुख्य रूप से कहाँ ध्यान दिया? बंगाल में ध्यान दिया। हम अपने इस बात पे आ रहे थे कि इसने क्या क्या काम किया। तो पहली बात तो इसने बताया कि इसने इजरा व्यवस्था लागू की। दूसरा काम इसने क्या किया? किसानों को क्या किया? इसने तकावी दी, ठीक है, उनको सहायता प्रदान की। तीसरा जो इसने महत्वपूर्ण काम किया वो यह किया कि जो बंगाल प्रांत के जो अधिकारी थे, या इन्हें बोल सकते जागीरदार, है ना, जो जागीरदार थे, छोटे छोटे जागीरदार, ठीक है, इन जागीरदारों से, या छोटे जो जमींदार थे, कुछ भी बोल दीजिए नाम, है ना, जागीरदार थे, इन जागीरदारों से जो इनको जागीर मिली हुई थी, जो मुफ्त में इन्हें भूमि मिली थी, कर मुक्त भूमि, क्या बोलते हैं? जागीर मतलब कर मुक्त भूमि जो इन्हें मिली हुई थी राज्य की तरफ से, उस कर मुक्त भूमि को इसने ले लिया वापस और उसे खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया। क्या कर दिया इसने क्या काम किया? जो अधिकारी वर्ग थे बंगाल प्रांत के, और उन अधिकारी वर्गों को
कर मुक्त भूमि प्राप्त थी, जिसे हम जागीर कहते हैं, ये कर मुक्त भूमि क्यों दी गई थी? क्योंकि ये अधिकारी जो राज्य को सेवा दे रहे थे ना, उस सेवा के बदले ही नहीं वह कर मुक्त भूमि मिली हुई थी। तो उस कर मुक्त भूमि को इसने ले लिया, किसने? मुर्शीद कुली खान ने वापस ले लिया और उस भूमि को खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया। जब उस भूमि को उसने खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया, खालसा भूमि मतलब सरकार के नियंत्रण में, वह भूमि जो सीधे सम्राट के नियंत्रण में हो, जो सीधे सरकार सम्राट के क्या हो, नियंत्रण में हो, उसे बोलते हैं खालसा भूमि। तो इस तरह से खालसा भूमि में इसने परिवर्तित कर दिया। इससे क्या होगा? राज्य की आय में बढ़ोतरी होगी, सीधी बात है, क्योंकि अभी तक की भूमि कैसी थी? करमुक्त थी, अब राज्य के नियंत्रण में आ गई, ठीक है, तो राज्य की आय में क्या हुई? वृद्धि होगी। तो इसे भी आपको बताना है, राजस्व सुधार के कार्य, राजस्व सुधार के लिए इसने क्या क्या कार्य किए, उसमें आप इसको भी बता सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसने व्यापारियों की भी सहायता की, ठीक है, और उन्हें प्रोत्साहित किया। इससे व्यापार उद्योगों में क्या हुई? बढ़ोतरी हुई। आपको ये भी समझाना है, ठीक है। इसके अलावा इसने क्या काम किया? जो राज्य के प्रशासनिक खर्च थे, प्रशासनिक जो खर्च थे, उसमें इसने क्या किया? कमी लाया, ठीक है, ये भी काम इसने किया। और तीसरा महत्वपूर्ण काम किया इसने, राज्य में आंतरिक शांति स्थापित की। और जब आंतरिक शांति होगी किसी भी राज्य में, तो सीधी बात है वहाँ का व्यापार, उद्योग, कृषि सब क्या होंगे? फलेंगे, फूलेंगे। तो ये तमाम इसके कार्य हैं। इन सभी कार्यों के आधार पर आप बोल सकते हैं कि यह एक कुशल प्रशासक था, ठीक है, या इसके ये सारे राजस्व सुधार से संबंधित क्या थे? कार्य थे, मुर्शीद कुली खां। एक बात और समझिएगा कि इन कारणों के कारण, इन सब कार्यों से कुछ जो जमींदार थे वो इससे क्या हो गए? क्रोधित हो गए और उन्होंने विद्रोह कर दिया। तो मुर्शीद कुली खां के समय 3 विद्रोह होते हैं, ठीक है। पहला जो विद्रोह होता है वो गुलाम मोहम्मद, सीताराम और उदय नारायण के नेतृत्व में होता है, पहला विद्रोह, जिसे दबा दिया जाता है। दूसरा विद्रोह सुजात खान के नेतृत्व में होता है और तीसरा विद्रोह नवजात खां के नेतृत्व में होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये 3 विद्रोह जो है जमींदारों द्वारा किए गए और मुर्शीद कुली खां के खिलाफ किए गए थे। क्यों? क्योंकि मुर्शीद कुली खां ने भू राजस्व व्यवस्था में जो सुधार किए थे, उससे ये जमींदार क्या थे? खपा थे, क्रोधित थे, और उन्होंने क्या किया? इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया, ठीक है। इस तरह से ये मुर्शीद कुली खां के समय 3 विद्रोह हुए थे जमींदारों के। आपके प्रीलिम्स में पूछ सकता है। 1727 में इसकी मृत्यु हो जाती है। 1727 में क्या हो जाती है? इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इसका कोई बेटा नहीं था, तो इसका जो दामाद था सुजाउद्दीन, ठीक है, वह बनता है बंगाल का नवाब। तो 1727 से लेकर 1739 तक सुजाउद्दीन रहता है बंगाल का नवाब। मुर्शीद कुली खां के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब बात करेंगे सुजाउद्दीन के बारे में, ठीक है। देखिए, सुजाउद्दीन के बारे में ये समझिए, इसने कुछ महत्वपूर्ण जो कार्य किए उस पर हम बात करेंगे। देखिए, सुजाउद्दीन का जो शासन है ना, उसके प्रशासन को हम 2 भाग में बांट सकते हैं। इसका जो प्रारंभिक प्रशासन था वह काफ़ी उत्तम था। प्रारंभिक समय में इसने कुशलता के साथ अपना प्रशासन किया, बंगाल की जनता के साथ निष्पक्ष न्याय किया, राइट। उनके कल्याण के लिए इसने बहुत सारे कार्य किए, ठीक है। उनको आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई। अर्थात इसका जो प्रारंभिक शासन था वह कैसा था? आप कह सकते हो कैसा था वो प्रारंभिक शासन? लोगों के आर्थिक विकास के लिए इसने काफ़ी काम किया अपने प्रारंभिक समय में। लेकिन बाद में
इसके चरित्र में कुछ विकार आ गए, ठीक है, जिसके बाद जो इसका बाद का शासन है वह काफ़ी कैसा था, अकुशल था। तो हम बात करते हैं सुजाउद्दीन के समय का जो प्रशासन था उसके बारे में। देखिए, सुजाउद्दीन के प्रशासन को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, प्रारंभिक चरण और अंतिम चरण, ठीक है। अंतिम चरण, प्रारंभिक चरण में इसने क्या किया था, इसने एक समूह बनाया था, इसका एक सलाहकारी समूह था। आप कह सकते हैं इसका क्या था, एक सलाहकारी समूह था। इस सलाहकारी समूह से ही यह सलाह लिया करता था प्रशासन से संबंधित। और इस सलाहकारी समूह में अलीवर्दी खां था, ठीक है। अलीवर्दी खां को बाद में बिहार का डिप्टी गवर्नर बना देगा, ठीक है। तो अलीवर्दी खां इस समूह में था। इस समूह में अलीवर्दी खां का एक भाई था हाजी अहमद, वह भी शामिल था। इस समूह में दो शाहूकार शामिल थे, एक का नाम था जगत सेठ फतेह चंद्र, ये शामिल था। और इस समूह में एक अमला चंद्र, ठीक है, ये लोग शामिल थे। इनसे यह सलाह लिया कर, दोनों क्या थे, दोनों ये थे शाहूकार या बोल सकते हो बैंकर, ठीक है। तो इनसे सलाह लिया करता था और फिर कोई काम करता था। तो प्रारंभिक चरण में इसने बहुत महत्वपूर्ण काम किए। क्या किए, निष्पक्ष न्याय किया, ठीक है, लोगों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई, हाँ, ठीक है, जनता के कल्याण के लिए बहुत सारे इसने कार्य किए, कल्याण के लिए क्या किए इसने, कार्य किए, ठीक है, इसके प्रारंभिक चरण में। लेकिन बाद के चरण में इसके चरित्र में बहुत सारे क्या आ जाते हैं, विकार आ जाते हैं, यह विलासी हो जाता है। और उन विकारों के चलते इसका प्रशासन की तरफ ध्यान हट गया, प्रशासन में इसने ध्यान देना क्या कर दिया, बंद कर दिया। जिसके बाद क्या हुआ, जिसके बाद ये जो सलाहकारी समूह था, है ना, सलाहकारी समूह, ठीक है, इसके पास प्रशासन की सारी शक्तियां आ गई, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। जब इसके चरित्र में विकार आया तो सारी जो शक्तियां हैं प्रशासन की किसके पास आ गई, इस सलाहकारी समूह के पास आ गई, ठीक है। तो इस तरह से इसका अंतिम चरण जो था वो बढ़िया नहीं था, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं सुजाउद्दीन के बाद, इसकी मृत्यु के बाद अब शासक बनेगा इसका पुत्र का नाम था सरफराज खां, सरफराज खां, ठीक है। 1739 से 1740 तक यह शासक रहेगा, नवाब बोलेंगे इसको, ठीक है। और सरफराज खां में शासक बनने के कोई गुण नहीं थे, शासक के कोई भी इसके अंदर गुण नहीं थे। अत्यंत विलासी था ये, ठीक है, अत्यंत विलासी था, प्रशासन में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। तो जो सलाहकारी समूह के लोग थे ना, उन्होंने आपस में षड्यंत्र शुरू कर दिया, ठीक है, प्रशासन को हथियाने के लिए या अपने लोगों को सहायता देने के लिए उन्होंने क्या काम कर दिया, षड्यंत्र शुरू कर दिया। किन्होंने, जो सलाहकारी समूह के लोग थे, जिसमें हाजी अहमद था, सलाहकारी समूह के लोग थे। ऐसा देखकर जब यह षड्यंत्रकारी माहौल किसने देखा, अलीवर्दी खां ने देखा। उस समय अलीवर्दी खां पटना में था, बिहार का वो क्या था, बिहार का वो डिप्टी गवर्नर था, नायब सूबेदार था, ठीक है। तो अलीवर्दी खां ने जब देखा तो उसे एक अच्छा मौका दिखा और उसने पटना से वह मुर्शिदाबाद देखिए, ध्यान रखिएगा, मुर्शिदाबाद बाद में जो मुर्शिदाबाद है वो बंगाल की राजधानी बन जाएगी। मुर्शिद कुली खान ने ही ढाका से राजधानी कहाँ लेके आएगा, मुर्शिदाबाद लेके आएगा। और जब बनेगा मीर कासिम तो वह राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर कहाँ ले जाएगा, मुंगेर ले जाएगा, ठीक है। मीर कासिम 1760 से 1763 तक रहता है नवाब बंगाल का, तो वो मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले जाएगा, ठीक है। तो ये नायब सूबेदार था। तो ये इसने जब देखा कि षड्यंत्रकारी माहौल है यहाँ पर, कहाँ पर, बंगाल में। और आपको पता है कि उस समय मोहम्मद शाह का शासन था भारत में, दिल्ली मुगल बादशाह था, वो भी कमज़ोर था मोहम्मद शाह। तो केंद्रीय शासन भी कमज़ोर देखा उसने, बंगाल का नवाब भी देखा कि अयोग्य है,
और यह भी देखा कि जो इसके सलाहकार लोग हैं वो भी आपस में क्या है, षड्यंत्र में लगे हुए हैं। तो उसे एक अच्छा मौका मिला कि इस समय जो बंगाल का नवाब क्या है वो कमज़ोर है और उससे सत्ता हासिल की जा सकती है, और उसने यही किया। और फिर सरफराज खां और अली वर्दी खां के बीच में एक युद्ध हो जाएगा। अली वर्दी खां के बीच में क्या होगा, एक युद्ध होगा 1700, ठीक है, 40 में। नाम है उस युद्ध का घिराई का युद्ध, ठीक है। कहीं कहीं लिखा है गिरिया का युद्ध, गिरिया या घिराई का युद्ध, ठीक है, या गिरिया का युद्ध, ठीक है। और इस युद्ध में सरफराज खां जो मारा जाता है, और इस तरह से अली वर्दी खां बन जाएगा शासक, कहाँ का, बंगाल का, ठीक है। अब बंगाल की जो सत्ता है वो किसके हाथ में आ गई, अली वर्दी खां की। तो अब अली वर्दी खां के बारे में हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। अली वर्दी खां के कुछ जो महत्वपूर्ण कार्य हैं बंगाल के संदर्भ में उसको देखेंगे। तो अब अली वर्दी खां 1740 से 1756 तक बंगाल का नवाब रहेगा। मैंने कहा ना कि अली वर्दी खां ही पहला वह व्यक्ति है जिसने पूरी तरह से बंगाल को स्वतंत्र कर लिया था। किससे, केंद्रीय शासन से, मुग़ल बादशाह से, ठीक है। उसने मुग़ल बादशाह को नजराना देना बंद कर दिया था, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। इससे पहले जितने भी शासक थे, जो 3 थे, मुर्शीद कुली खां, शुजाउद्दीन और सरफराज खां, वो नजराना दिया करती थी। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक। इसलिए उन्हें हम बोलते हैं अर्ध स्वतंत्र शासक। अब यह पूरी तरह से इसने क्या कर लिया, बंगाल को स्वतंत्र कर लिया, ठीक है। मोहम्मद शाह वैसे भी कमज़ोर था, जिससे हम रंगीला बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो और उसका एक कारण भी ये भी था कि आपको पता है कि 1739 में जो नादिर शाह का, तो उसका आक्रमण हुआ था कहाँ पर, दिल्ली में। और नादिर शाह के आक्रमण ने मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह को बिल्कुल पूरी तरह से क्या किया था, कमज़ोर कर दिया था। तो इसका फ़ायदा किसने उठाया, अली वर्दी खान ने उठाया। उससे पता था कि मुग़ल बादशाह कमज़ोर है, तो उसने जो है पूरी तरह से अपने आप को क्या कर लिया, स्वतंत्र घोषित कर लिया। इसका एक कारण आप ये भी दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अली वर्दी खां के बारे में हम समझेंगे, ठीक है। अली वर्दी खां के बारे में देखिए, अली वर्दी खां भी काफ़ी योग्य था और अपनी योग्यता के बल पर इसने निरंतर क्या किया, उन्नति की, ठीक है। पहले यह फौजदार बना, ठीक है, फौजदार बना। इसके बाद यह नायब सूबेदार बना। आपको पता है कहाँ का, बिहार का। पहले क्या बना, फौजदार बना था, कहाँ का, अकबरपुर का ये पहले क्या बना था, फौजदार बना था। शुजाउद्दीन ने इसे क्या बनाया था, फौजदार बनाया था। इसके बाद 1733 में क्या बन गया, बिहार का नायब सूबेदार बन गया। और बिहार का नायब सूबेदार इसे किसने बनाया था, इसी शुजाउद्दीन ने बनाया, ठीक है। इसके बाद आपको पता है कि 1740 में इसने क्या किया, घिराई के युद्ध में बंगाल का क्या बन गया, बंगाल का नवाब बन गया, ठीक है, राइट। बंगाल का क्या बन गया, नवाब। कौन से युद्ध में, घिराई के युद्ध में, बता चुका मैं आपको। तो इस तरह से अली वर्दी खां के बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए, अली वर्दी खां के बारे में समझिए कि अली वर्दी खां भी काफ़ी योग्य था। जब यह फौजदार बनाया गया था अकबरपुर का, तो इसने काफ़ी अच्छा वहाँ पर काम किया था और वहाँ पर शांति और समृद्धि लेकर आया था। मतलब यह कुशल प्रशासक के रूप में अपने आप को इसने स्थापित किया था यहाँ पर। जब यहाँ पर बिहार का इसको नायब सूबेदार बनाया गया, तो बिहार में भी इसने बहुत अच्छे काम किए। बिहार में उस समय एक कुछ एरियाज़ थे जहाँ पर बंजारे जो थे ना, बड़े उपद्रवी थे। बंजारे लोग बड़े विद्रोह, मतलब उपद्रव करते थे, लूटपाट किया करते थे कई क्षेत्रों में। तो उन बंजारों को, बिहार की बात मैं कह रहा हूँ, तो उन बंजारों को इसने क्या किया था, मतलब उन बंजारों के का जो विद्रोह था उसे इसने समाप्त किया था। किसने, अली वर्दी खान ने, बिहार में। साथ ही बिहार में कुछ जमींदार भी थे जो लगातार विद्रोह कर रहे थे। बिहार में कुछ अफ़गान भी थे, ठीक है, जो लगातार विद्रोह कर रहे थे। तो उन सब विद्रोहों को इसने क्या किया था, दबाया था। किसने, अली वर्दी खां। जब बिहार का क्या था, जब ये नायब सूबेदार था, तो बिहार में इसने काफ़ी अच्छे काम किए थे, ठीक है। वहाँ पर शांति स्थापित की थी बिहार में। तो एक तरह से यह कुशल प्रशासक था, राइट। और जब बंगाल आया, तो बंगाल में भी इसने वही काम करना शुरू किया। बंगाल में
प्रशासन को सुव्यवस्थित करने के लिए इसने काम को शुरू किया। लेकिन पता है सबसे देखो, बंगाल में शासक बनते ही इसके खिलाफ कई सारे विद्रोह हुए। पहली बात तो इसके खिलाफ अफगानों ने विद्रोह किए, जो बिहार के अफगान थे उन्होंने इसके खिलाफ क्या किए, विद्रोह किए। किसके खिलाफ, अली वर्दी खां के खिलाफ विद्रोह किए, ठीक है। साथ ही जो सबसे महत्वपूर्ण जिससे यह परेशान था वो थे मराठे। ये बात ध्यान रखिएगा, मराठों ने, और या स्पेशली मराठा जो सरदार था नागपुर का मराठा सरदार कौन था, रघुजी भोसले, ठीक है। ये मराठा संघ में शामिल थे ना। तो मराठों ने लगातार 5 बार आक्रमण, लगातार तो नहीं बोलेंगे लेकिन 5 बार आक्रमण किया। कहाँ पर, किसके ऊपर, अली वर्दी खां के ऊपर, बंगाल में। 1742 में पहला आक्रमण, फिर 1743 में दूसरा, फिर 1744 में तीसरा, 1745 में चौथा और 1748 में 5वां आक्रमण किया। लगातार आक्रमण किया जिसका उद्देश्य था धन वसूलना, ठीक है, चौथ की वसूली करना। अंत में अली वर्दी खां ने मराठों के साथ एक संधि की थी। मराठों के साथ इसने क्या की थी, एक संधि की थी, ठीक है, राइट है, 1751 में। कब की थी, 1751 में। और इस संधि के तहत इसने क्या किया था, जो स्वर्ण रेखा नदी है, सुवर्ण या स्वर्ण रेखा जो नदी थी उसको इसने सीमा मान लिया कि स्वर्ण रेखा नदी बंगाल सूबे की सीमा है, ठीक है, बंगाल सूबे की इसे क्या मान लिया, सीमा। और इस तरह से उड़ीसा जो है, उड़ीसा को इसने नागपुर के रघुजी भोसले को दे दिया। उड़ीसा जो है इसने क्या कर दिया, इस संधि के तहत उसने क्या किया, उड़ीसा जो है, उड़ीसा अभी तक इन्हीं के पास था, किनके पास, अली वर्दी खां के पास था। तो उड़ीसा इसने किसको दे दिया, रघुजी भोसले को दे दिया। और साथ ही मराठों को चौथ के रूप में प्रतिवर्ष 12 लाख रुपए देगा, ऐसा भी इसने क्या किया, संधि की, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण, मराठों के साथ इसने एक संधि की थी, ठीक है। उस संधि के तहत इसने माना कि बंगाल सूबे की जो सीमा है वो कौन सी नदी है, स्वर्ण रेखा नदी जो है बंगाल सूबे की सीमा है, ठीक है। और इसने उड़ीसा जो है वो रघुजी भोसले को दे दिया। और साथ में मराठों को इसने क्या दिया, चौथ देने का वादा किया हर वर्ष। कितना, 12 लाख रुपए, 2 किस्तों में 6-6 लाख रुपए की किस्त देने को इसने कहा था कि एक किस्त 6 लाख की, फिर एक किस्त 6 लाख की, टोटल 12 लाख रुपए देंगे हम चौथ के रूप में। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है आपके एग्जाम में, है ना, प्रीलिम्स वगैरह में। हाँ, तो अली वर्दी खां सबसे ज़्यादा इन्हीं से परेशान था, किनसे, मराठों से परेशान था। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। 5 बार इन्होंने आक्रमण किया था। इसके अलावा देखिए, अली वर्दी खां थोड़ा सा अंग्रेजों से भी चिंतित था। आपको पता होना चाहिए, इसका एक स्टेटमेंट था, यूरोपीय कंपनियों की तुलना या यूरोपियों की तुलना इसने मधुमक्खी से की थी। इसने कहा था ये मधुमक्खी के समान है, यदि इन्हें ना छिड़ा जाए तो ये क्या देंगी, शहद देंगी, और यदि इन्हें छिड़ा जाएगा तो ये हमें काट काट कर मार डालेंगी। यह एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा हुआ है कि किसने यूरोपीय शक्तियों को की तुलना ऐसा, या यूरोपीय शक्तियों के बारे में ये कथा किसने कहा था, तो किसने कहा था, वो अली वर्दी खां ने, कि ये एक मधुमक्खी की तरह है, ना परेशान करो तो हमें क्या देंगी, शहद देंगी, और यदि हम परेशान करेंगे तो हमें क्या करेंगी, मार डालेंगी, ठीक है। तो इस तरह से यह स्टेट, इसको ये समझिए कि यह अंग्रेज़ों से भी सशंकित था। क्यों, आप याद करिए, कर्नाटका युद्ध छिड़ चुका था, 1746 से 1748 तक कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ था, ठीक है। फिर 1749 से 1754 तक, 1749 से 1754 तक कर्नाटक का दूसरा युद्ध हुआ। और इन दोनों युद्धों ने कहीं न कहीं यह प्रदर्शित किया कि अंग्रेज़ जो है वो शक्तिशाली हो रहे हैं। तो इस बात से यह संकित था कि जैसे दक्षिण में इन्होंने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए वहाँ की राजनीति में क्या कर रहे हैं, ये हस्तक्षेप कर रहे हैं, ऐसे ही ये हमारे बंगाल में भी कर सकते हैं। और इन्होंने किया भी। जब मराठों ने बंगाल में आक्रमण किया था ना, तो बाद में उसी का बहाना लेकर इन्होंने क्या किया, कलकत्ता को इन्होंने किलेबंदी करने की अनुमति मांगी अली वर्दी खां से। लेकिन अली वर्दी खां ने किलेबंदी की तो परमिशन नहीं दी थी, लेकिन हाँ, गहरी खाई, इस कलकत्ता के चारों ओर एक गहरी खाई का आप निर्माण कर लीजिए, ऐसा इसने अनुमति दे दी थी।
ठीक है। तो उन्होंने गहरी खाई का काम शुरू कर दिया था कलकत्ता के आसपास। इन्हें ये डर था कि मराठी हम पर न कहीं आक्रमण करने की, नहीं अंग्रेज़ों को, ठीक है, इसलिए। और इसी तरह ना इन्होंने काम और भी किया, बंगाल की जनता से सहानुभूति हासिल करने के लिए इन्होंने यह उनको दिखाया कि आपके हम जो है ना शुभ चिंतक हैं। और बंगाल की जनता को कलकत्ता में क्या दी इन्होंने, शरण दी। अपने जो कलकत्ता फोर्ट विलियम था वहाँ पे क्या दी इन्होंने, शरण दी। तो इससे बंगाल की जनता जो है अंग्रेज़ों को अपना शुभ चिंतक उन्होंने मान लिया कि ये हमारे क्या हैं, शुभ चिंतक है। इस तरह से कह सकते हो कि सहानुभूति हासिल किया इसने, किन्होंने हासिल किया, अंग्रेज़ों ने, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो अलीवर्दी खां के समय यही कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। हाँ, अंत में अलीवर्दी खां 1756 में मर जाता है। उसकी मृत्यु के बाद अलीवर्दी खां का जो दौहित्र है, मतलब पुत्री का पुत्र, दौहित्र मतलब पुत्री का पुत्र, सिराज या सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला या सिराज, वह बनता है शासक 1756 से 1757। सिराजुद्दौला बनता है, ठीक है, राइट। यह कौन था, दौहित्र मतलब पुत्री का पुत्र था, ठीक है, अलीवर्दी खां के। सिराजुद्दौला को बाकायदे अलीवर्दी खां ने अपना वारिस नियुक्त किया था, अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, जिसके बाद यह नवाब बनता है बंगाल का। देखिए, इसके नवाब बनने के समय इसके जो कुछ संबंधी थे, जो रिश्तेदार थे, उन्होंने इसका विरोध किया। एक तो इसका चचेरा भाई था, चचेरा भाई, ठीक है, नाम था उसका शौकत जंग। यह पूर्णिया का नवाब था। कहाँ का नवाब था ये, पूर्णिया का ये क्या था, नवाब था। इसने इसका विरोध किया था, ठीक है। तो इसने शौकत जंग को मार डाला था। अक्टूबर 1756 में एक युद्ध हुआ था इनके बीच में और यह मारा गया था। तो एक तो चला गया। दूसरी इसकी मौसी थी घसीटी बेगम। बात ये थी, घसीटी बेगम के पास बहुत ज़्यादा क्या था, दौलत थी, संपत्ति बहुत ज़्यादा थी। क्या इसकी, किसके पास, घसीटी बेगम के पास, ठीक है। तो घसीटी बेगम की संपत्ति को इसने क्या किया था, जब्त कर लिया था। जब यह नवाब बना ना सिराज, तो इसने घसीटी बेगम के संपत्ति को जब्त कर लिया। इससे घसीटी बेगम क्या हो गई, इससे नाराज़ हो गई और इन्होंने इसका विरोध शुरू कर दिया। हालांकि घसीटी बेगम कौन थी, इसकी मौसी थी, ये बात ध्यान रखिएगा। और हाँ, इसकी क्या थी, मौसी थी। तो इस तरह से घसीटी बेगम ने इसका विरोध शुरू कर दिया, किसका, सिराज का। और बाद में इस घसीटी बेगम को संरक्षण दिया किन्होंने, अंग्रेजों ने दिया। हम बात करेंगे भी, ठीक है। तो ये जो इनके रिश्तेदार थे दोनों लोग, ये इसके नवाब बनने का विरोध कर रहे थे, ठीक है। तो एक तो इनसे परेशान था ये, ठीक है, ऊपर से अंग्रेजों से यह बहुत परेशान था। क्यों था, उसके 3 कारण हैं, हम समझते हैं। अंग्रेजों से यह परेशान था, उसके 3 कारण हैं। हम तीनों को समझने का प्रयास करते हैं। पहला कारण क्या था, पहली बात तो देखिए, पहला कारण, जो अंग्रेज थे वो दस्तक का मिसयूज़ कर रहे थे, दुरुपयोग कर रहे थे। कैसे, ये जो दस्तक था ये ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला था। आपको पता होगा, मैं जब मेरी जो पिछली क्लासेस थी मैं बात किया था, दस्तक फारूक सियर ने एक शाही फरमान जारी किया था और उस शाही फरमान के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में चुंगी मुक्त व्यापार करने की परमिशन दी थी, अर्थात दस्तक दिया था। लेकिन वो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए दस्तक था। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो निजी व्यापारी थे ना, ठीक है, वो भी निजी व्यापार को भी ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार दिखाया करते थे और दस्तक दिखाकर वो भी फ्री ट्रेड करना चाह रहे थे। और यह बात इसको पता थी, किसको, सिराज को। तो उसने बोला कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला कि आप दस्तक के दुरुपयोग को रोकिए, ठीक है, यह दस्तक केवल आपके लिए है, ठीक। तो एक तो ये, इस बात को लेकर दोनों में क्या था, तनाव था। दूसरा एक तनाव इसके है ना, इसको लेके था। दूसरा जो तनाव था वो था कलकत्ता या फोर्ट विलियम, एक ही बात है, ठीक है, फोर्ट विलियम की किलेबंदी को लेकर, ठीक है। अंग्रेज जो है वो बिना सिराज के परमिशन के कलकत्ता की किलेबंदी शुरू कर दी थी। तो सिराज ने फिर बोला कि आप यह काम तुरंत रोक दीजिए और जो भी आपने यह निर्माण कार्य किया है उसे ध्वस्त कर दीजिए, उससे नष्ट कर दीजिए। लेकिन
सिराज की इस बातों का उन्होंने क्या कर दिया, इस बात पर ध्यान नहीं दिया और निर्माण कार्य करते रहे। ठीक है, दूसरा काम ये, ठीक, कलकत्ता या फोर्ट विलियम का ये क्या कर रहे थे, किलेबंदी को लेकर भी तनाव था सिराज और किसके बीच में, अंग्रेज़ों के बीच में। और तीसरा तनाव क्या था कि अंग्रेज़ों ने सिराज के जो विरोधी थे, जैसे घसीटी बेगम, सिराज के जो विरोधी थे उनको संरक्षण दिया था। क्या दिया था, संरक्षण दिया था। ठीक है, संरक्षण देना शुरू किया। और जब सिराज ने बोला कि नहीं इन्हें संरक्षण मत दो, तो भी अंग्रेज़ों ने सिराज की बात नहीं मानी। ये 3 कारण थे जिसके कारण सिराज और अंग्रेज़ों के बीच तनाव हुआ। और उस तनाव का जो अंतिम परिणाम हमें दिखा वो दिखेगा हमें प्लासी के युद्ध के रूप में। ठीक है, तो अंग्रेज़ों और सिराज के बीच तनाव हुआ और उस तनाव के कारण क्या हुआ, आप देखिए घटना। जब तनाव हुआ तो सिराज ने अंग्रेज़ी फैक्ट्री के खिलाफ कार्रवाई करने का निश्चय किया और आखिरकार 4 जून 1756 को कासिम बाज़ार में जो फैक्ट्री थी उस पर इसने नियंत्रण कर लिया। कासिम बाज़ार की फैक्ट्री पे क्या किया, अपना नियंत्रण कर लिया, अधिकार कर लिया। ठीक है, किसने, सिराज ने। इसके बाद 15 जून 1756 को फोर्ट विलियम पर इसने क्या किया, कहाँ पर, फोर्ट विलियम, फोर्ट विलियम पर इसने क्या किया, घेरा डाल दिया, घेरा डाला। ठीक है, घेरा। और आखिरकार 20 जून 1756 को इसका फोर्ट विलियम में क्या हो गया, अधिकार हो गया। ठीक, इस तरह से 20 जून को इसने अधिकार कर लिया। हालांकि फोर्ट विलियम के कुछ लोग इसका मतलब फोर्ट विलियम से कुछ जो अंग्रेज़ पदाधिकारी थे वो भागने में सफल रहे। इनमें कौन कौन लोग हैं, उस समय बंगाल का जो गवर्नर था, ठीक है, वह भागने में सफल रहा। वहाँ का जो सेनापति था वह भागने में सफल रहा। ठीक है, और कुछ लोग जाके, ये सारे लोग जाके कहाँ, फुल्टा द्वीप में, फुल्टा द्वीप में इन्होंने क्या की, शरण ले ली। ठीक है, फुल्टा द्वीप में। यह सिराज की एक तरह से, इसे हम कह सकते हैं सिराज की यह दूरदर्शिता की कमी थी जो इनको भाग जाने दिया। ठीक है, ये बात हम कह सकते हैं। तो फुल्टा द्वीप में शरण ले ली। बाकी सिराज ने कुछ लोगों को पकड़ लिया, 146 लोगों को पकड़ लिया और इन्हें एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया। हालांकि यह घटना जो है भारतीय इतिहासकार मानते हैं यह घटना अब मतलब बेकार की है, यह एक कल्पना थी। हालांकि ये अब जानिए कि एक छोटे से कोठरी में इन्हें बंद कर दिया था, रात भर ये बंद रहे, उसमें से 123 लोग मारे गए, केवल 23 लोग जिंदा बचे। इसे ही बोलते हैं ब्लैक होल की घटना। यही क्या है, ब्लैक होल की घटना है। ठीक है, जो 1756 में घटित हुई थी। हाँ, यही ब्लैक होल की घटना है। और इस घटना के बारे में जिसने बताया था वो कौन था, हॉलवेल। हॉलवेल जो खुद इस कोठी में बंद था, उसने इस घटने की जानकारी दी है ना, ब्लैक होल की। हालांकि देखिए बहुत सारे जो उस समय के इस्लामिक साहित्य थे, उन साहित्यों में इस ब्लैक होल के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इस आधार पर बहुत सारे जो इतिहासकार हैं वो मानते हैं कि ब्लैक होल की जैसी कोई घटना हुई ही नहीं। यह एक झूठी अफवाह थी जो हॉलवेल ने फैलाई थी, अंग्रेज़ों ने फैलाई थी। क्यों फैलाई थी, ताकि जो भारत में जो अन्य अंग्रेज़ हैं वो सब एकजुट हो जाएं और मतलब जो ये बंगाल का नवाब है उसके खिलाफ ये सारे एकजुट होकर क्या करें, उसके खिलाफ क्या कर दें, विद्रोह कर दें, संघर्ष में उतर आए, ऐसा लोग मानते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यह जो ब्लैक होल की घटना है इसे बहुत लोग क्या मानते हैं कि यह गलत थी, सही घटना नहीं है, ये केवल अफवाह थी। और यह अफवाह फैलाने के पीछे का उद्देश्य था ताकि अंग्रेज़ों को विद्रोहित या उन्हें मतलब उनके अंदर क्रोध पैदा किया जाए, उनमें द्वेष या बदला लेने की भावना पैदा की जाए। ठीक है, ताकि वो एकजुट होकर इनके खिलाफ, किसके खिलाफ, सिराज के खिलाफ कार्यवाही करें। और यही हुआ। क्या हुआ समझिए, जब यह बात की सूचना मिली, कहाँ, किसे, मद्रास का जो उस समय एडमिरल था वाटसन और सेनापति क्लाइव, तो आपको पता होगा कि आखिरकार
मद्रास का जो था एडमिरल, एडमिरल नाम था उसका वाटसन, ठीक है। और एक था वहाँ का सेनापति, नाम था क्लाइव। ये लोग आते हैं, ठीक है, एक सेना लेकर। और कलकत्ता में इन्होंने एक संघर्ष मत कहिए बल्कि कहिए कि कूटनीति का काम किया। कूटनीति कैसे? कलकत्ता में जो था ना, कौन उस समय कलकत्ता का जो प्रभारी था, माणिक चंद्र, माणिक चंद्र को इन्होंने घूस दे दिया और माणिक चंद्र ने कलकत्ता जो है एक बार फिर से अंग्रेजों को सौंप दिया। तो इस तरह से अंग्रेजों का फिर से कलकत्ता पे क्या हो गया? अधिकार हो। माणिक चंद्र कौन था? ये एक्चुअली जब कलकत्ता पर अधिकार हो गया था किसका? सिराज का। तो सिराज ने कलकत्ता का प्रभारी इसको बना दिया था, माणिक चंद्र को, और वापस अपने राजधानी चला गया था। कहाँ? मुर्शिदाबाद। लेकिन जब क्लाइव और वाटसन की सेना आती है ना, तो माणिक चंद्र को इन्होंने घूस दिया और माणिक चंद्र ने वापस कलकत्ता जो है अंग्रेजों को सौंप दिया, ठीक है। तो इस तरह से एक तरह से यहाँ पर इस स्थिति में जो है सिराज थोड़ा सा कमज़ोर हुआ। सिराजुद्दौला क्या हुआ? कमज़ोर हुआ, राइट। सिराजुद्दौला कमज़ोर हुआ, इसके पीछे कुछ और कारण थे। सिराज पर अब अफगान दबाव था। अफगान लगातार सिराज के खिलाफ क्या कर रहे थे? विद्रोह कर रहे थे, षड्यंत्र कर रहे थे। तो सिराज जो था थोड़ा सा कमज़ोर हुआ। तो आखिरकार सिराजुद्दौला को एक संधि करनी पड़ी, अलीनगर की संधि। ये बात ध्यान रखिएगा, अलीनगर, इसे बोल सकते हो कलकत्ता की संधि। कलकत्ता को ही सिराज ने अलीनगर से संबोधित किया था। कलकत्ता का नाम इसने, सिराज ने क्या कर दिया था? अलीनगर। तो आखिरकार 9 फरवरी, डेट क्या है? 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि होती है। और इस संधि में क्या होता है? कलकत्ता मिल जाता है किसको? अंग्रेज़ों को, पहली बात तो। साथ ही अंग्रेज़ों को कलकत्ता की किलेबंदी की परमिशन मिल जाती है। साथ ही अंग्रेज़ों को सिक्के ढालने की अनुमति प्राप्त हो जाती है कि सिक्के ढाल सकते हैं। साथ ही, है ना, इसके अलावा ये भी ध्यान रखिए, अंग्रेज़ों ने भी एक बात कही कि हम जो सिराज है उसकी सहायता करेंगे, अफ़गानों के खिलाफ सिराज की सहायता करेंगे, ऐसा भी इस संधि में कहा। किन्होंने? अंग्रेज़ों ने, कि सिराज की क्या करेंगे? वो सहायता अफ़गानों के खिलाफ। इस तरह से अलीनगर की संधि होती है 9 फरवरी 1757। लेकिन देखिए, इसके बाद भी क्लाइव जो है ना, वो ब्लैक होल की घटना का बदला लेने के लिए आतुर था। वो चाह रहा था कि सिराज ने जैसे ब्लैक होल, जैसे हमारे अंग्रेज़ों को मार दिया है, हम भी सिराज को षड्यंत्र करके इसके खिलाफ इसे हम पद से हटाएंगे, इसे मारेंगे। और वही इसने षड्यंत्र में लग गया। और जो सिराज के कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, ठीक है, मीर जाफ़र, हालांकि मीर जाफ़र जो था पहले यह सेनापति था, लेकिन सिराज जब बना नवाब तो इसने मीर जाफ़र को हटा दिया था सेनापति के पद से और मीर मदान को बनाया था सेनापति। तो मीर जाफ़र भी कहीं न कहीं सिराज के खिलाफ हो गया था। तो अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को अपनी ओर मिलाया, ठीक है। साथ में माणिक चंद्र को मिलाया अपनी तरफ, जगत सेठ फतेह चंद्र जो साहूकार था कलकत्ता का, उसे अपनी तरफ मिलाया, अमीन चंद्र, ठीक है, उसे अपने तरफ मिलाया। इन तमाम लोगों को क्या, राय दुर्लभ, ठीक है, इन सबको जो है क्लाइव ने क्या किया? अपनी तरफ मिलाया। और यह निर्णय हुआ कि अब प्लासी में एक युद्ध लड़ेंगे, ठीक है, और इसको पद से हटा के और मीर जाफ़र को नवाब बनाया जाएगा। तो प्लासी का ये जब युद्ध पढ़ाऊँगा ना सेकंड खंड में, तो वो उस पर हम चर्चा करेंगे, है ना। अभी यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे केवल अभी हम क्या कर रहे हैं, जो इसका तथ्यात्मक खंड है, अर्थात जो यहाँ के नवाब हैं उन पे ही चर्चा कर रहे हैं। अब जब सिराज, आपको पता है कि प्लासी के युद्ध में सिराज मारा जाएगा। कैसा मारा जाएगा? सिराज भाग जाता है प्लासी से, है ना, लेकिन पटना जब जाता है तो पटना में ही उसे पकड़ लेता है मीर जाफ़र का पुत्र, उसका नाम था मीरन, और मीरन ने उससे क्या कर दी? हत्या कर दी, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान रखना, सिराज मारा जाता है, इसके बाद बनता है मीर जाफ़र मुग़ल बादशाह 1757 से 1760 तक। मीर जाफ़र का बेटा मीरन जो है मारता है किसको? सिराज को। कहाँ मारता है? पटना में। ये बात ध्यान रखिएगा। मीर जाफ़र बनता है। मीर जाफ़र चूँकि एक कठपुतली नवाब था। क्या था? कठपुतली नवाब था, ठीक है। ये बात ध्यान रखिए। कैसे? क्योंकि उनके इशारों पर ही काम करता था ना। किनके इशारों पर? नवाब के, क्लाइव के इशारे पर, है ना। इसने क्या किया? नवाब बनते इसने क्या किया?
24 परगने की जमींदारी दे दी, 24 परगने की जमींदारी प्रदान कर दी। किनको? अंग्रेजों को। ये काम किया। साथ ही सेना को इनाम के रूप में 50 लाख रुपए दिया। क्लाइव को भी एक बड़ी धनराशि इसने प्रदान की। किसने? मीर जाफर ने। ठीक है, लेकिन पता है मीर जाफर से लगातार ये धन की मांग कर रहे थे। कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग। ठीक है, क्लाइव वगैरह। तो इसलिए यह मीर जाफर परेशान हो गया। तो इसने क्या किया? डचों से इसने एक गुप्त समझौता किया। ठीक है, एक गुप्त समझौता किया। लेकिन इस गुप्त समझौते क्या किया कि मतलब डच और मीर जाफर मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ कार्रवाई करते। लेकिन इस समझौते की जानकारी मिल गई किसको? अंग्रेजों को। और जब जानकारी मिल गई तो अंग्रेजों ने डचों के खिलाफ एक कार्रवाई, एक अभियान किया, एक युद्ध किया, बेदरा का युद्ध। कौन सी युद्ध? बेदरा। कब? 1759 में। और इस युद्ध में डचों को अंतिम रूप से पराजित कर दिया। और इस तरह से भारत में डचों का जो राजनीतिक प्रभुत्व है इस युद्ध के साथ ही क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। ठीक है, ये बात क्लियर होगा। फिर इसके एक साल बाद 1760 में मीर जाफर को हटा दिया गया और उसे 15,000 रुपये पेंशन दे दी गई। कितनी पेंशन? 15,000 रुपये पेंशन। वह एक तरह से पेंशनर बन गया मीर जाफर। और मीर जाफर का जो दामाद था मीर कासिम, नाम क्या है उसका? मीर कासिम, उसे बंगाल का नवाब बनाया गया। ठीक है, मीर कासिम 1760 से 1763 तक यह बंगाल का क्या रहता है? नवाब रहता है। देखिए, जब मीर कासिम बनता है तो उसने भी बहुत धन दिया, सेना को भी और क्लाइव को भी, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को धन दिया। ठीक है, उस समय जब मीर कासिम बनता है ना बंगाल का नवाब, तो उस समय बेंसीटार्ट था गवर्नर। कौन था बंगाल का गवर्नर? बेंसीटार्ट। तो बेंसीटार्ट ने एक टिप्पणी की है इस परिवर्तन को। किस परिवर्तन को? मीर जाफर से मीर कासिम जो बना ना शासक बंगाल का, इस परिवर्तन को इसने क्या बोला? क्रांति कहा। क्या कहा? कि यह एक क्रांति है। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए यह क्या है? एक क्रांति है। किसने कहा? बेंसीटार्ट ने। तो यहाँ से मेंस में प्रश्न आ सकता है कि यह क्रांति है कि नहीं। तो आप इसमें कह सकते हैं कि यह क्रांति नहीं है। क्रांति क्यों नहीं है आप बताओगे? क्यों? देखिए, मीर जाफर से मीर कासिम बना शासक, तो मीर जाफर भी क्या था? एक कठपुतली नवाब था। और मीर कासिम भी क्या है? एक कठपुतली नवाब है। क्रांति तब कहा जाता जब शासन व्यवस्था के स्वरूप में एक बड़ा बदलाव होता। शासन व्यवस्था के स्वरूप में क्या होता? एक बड़ा बदलाव होता, तो हम इसे बोलते हैं क्रांति। या फिर बंगाल की जनता मीर जाफर को हटाती और बहुत बड़ा विद्रोह होता और उसकी जगह पे मीर कासिम को वो वहाँ का शासक बनाती। ऐसा तो हुआ नहीं। मीर जाफर को किसने हटा दिया? शांतिपूर्ण ढंग से अंग्रेजों ने, और शांतिपूर्ण ढंग से मीर कासिम को बना दिया नवाब। तो इस बदलाव में जनता का योगदान कहाँ था? नहीं था। तो इस तरह से यह क्रांति नहीं कह सकते। दूसरी बात, इसे क्रांति इसलिए भी नहीं कह सकते क्योंकि शासन व्यवस्था के स्वरूप में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया है। अभी भी मीर कासिम जो है कठपुतली नवाब था। अंग्रेजों के दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो अंग्रेजों के दृष्टिकोण से भी मीर कासिम के शासक बनने के बाद शुरू में तो इनको लाभ हुआ है। शुरू में क्या लाभ हुआ है? शुरू में इसने 3 जगह की, चटगांव, वर्धमान और मिदनापुर की, इसने क्या की थी? मिदनापुर की जमींदारी प्रदान कर दी थी। किसको? अंग्रेजों को। तो शुरू में तो इनको लाभ हुआ है, लेकिन बाद में आपको पता होना चाहिए मीर कासिम जो है ना वह इनके खिलाफ हो गया था। और मीर कासिम ने क्या किया? दस्तक के दुरुपयोग को रोकने के लिए, दस्तक का जो दुरुपयोग हो रहा था उसको रोकने के लिए सभी के लिए पूरे बंगाल में जो ना जो भारतीय व्यापारी हैं उनके लिए भी बंगाल में चुंगी मुक्त व्यापार की परमिशन दे दी। चुंगी मुक्त व्यापार की क्या कर दी? परमिशन दे दी थी। ठीक है, तो इस दृष्टिकोण से भी हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इनको लाभ नहीं मिल हुआ। किसको? अंग्रेजों को। तो इसलिए इस तरह से बेंसीटार्ट ने जो इसे कहा ना क्रांति हुआ है, गलत है। ठीक है, आप ऐसा तर्क दे सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये बात भी ध्यान रखिए, जब दस्तक इसने समाप्त कर दिया ना, या ये कह सकते हैं कि चुंगी मुक्त व्यापार कर दिया इसने, तो अंग्रेजों को इससे हानि हुई और अंग्रेज इससे क्या हो गए? क्रोधित हो गए और उन्होंने मीर कासिम को 1763 में पद से हटा दिया। मीर कासिम वही है जिसने मुर्शिदाबाद से मुंगेर
बंगाल की राजधानी लेके गया था। ठीक है, क्यों ले गया था? ताकि अंग्रेज़ों का जो हस्तक्षेप है वो ज़्यादा था मुर्शिदाबाद में, कलकत्ता के नज़दीक है ना मुर्शिदाबाद, तो इसलिए वो मुंगेर लेके गया था ताकि अंग्रेज़ों का जो हस्तक्षेप है वह कम से कम रहे वहाँ। बाद में इसको 1763 में हटा दिया जाएगा। इसके बाद फिर से मीर जाफ़र को मुग़ल बादशाह बनाया जाएगा 1763 से 65 तक। और इसी के समय जो होगा क्या होगा? बक्सर का युद्ध, जो हम इसका जो दूसरा कालखंड मैं लूँगा क्लास, उसमें पढ़ाऊँगा। ठीक है, 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। ठीक है, अक्टूबर 1764 में। ठीक है, हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना होती है और एक तरफ मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय। ठीक है, युद्ध का परिणाम पता है आपको क्या होता है? अंग्रेज़ जीतते हैं और जो कंबाइन सेना थी भारतीय सेना वो हारती है। इसके बाद फिर इलाहाबाद की संधि होगी। 2 संधियाँ होती हैं, 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की प्रथम संधि और 16 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की दूसरी संधि। ठीक है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे, हाँ, जब हम कल की क्लास लेंगे, यदि जब भी हिस्ट्री क्लास लेंगे तो इस तरह से मीर जाफ़र का ये टाइम पीरियड है। इसके बाद मीर जाफ़र जब मर जाता है तो बनेगा अंतिम शासक नजबुद्दौला। ये इसका मीर जाफ़र का अल्पवयस्क पुत्र था, यह अंतिम शासक है। ठीक है, इसके बाद इसके समय में ही द्वैध शासन लगाएगा क्लाइव बंगाल में। ठीक है, द्वैध शासन भी हम कब पढ़ेंगे? जब इसका दूसरा हम पढ़ेंगे, इसका दूसरा जो पार्ट पढ़ाएंगे। द्वैध शासन मतलब होता है, सिंपल सी बात है कि 2 शासक हो गए बंगाल में, एक तो कंपनी हो गई और दूसरा नजमुद्दौला हो गया। नजमुद्दौला को अधिकार कोई नहीं था, केवल इसके पास क्या था? रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, जिम्मेदारियाँ थी, उत्तरदायित्व था केवल इसके पास। ठीक है, अधिकार सारे ले लिए गए थे, अंग्रेज़ों ने इसे ले लिया था और अंग्रेज़ों के पास सारे अधिकार थे लेकिन उन्होंने उत्तरदायित्व नहीं लिया। यही है द्वैध शासन। ठीक है, इसको हम समझेंगे बहुत डिटेल्स में अपने बाद, जो इसकी दूसरा इसका जो पार्ट हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो नजमुद्दौला जो है वो अंतिम शासक रहा, कहाँ का? बंगाल का। इस तरह से आज की क्लास में मैंने क्या किया है, जो इसका तथ्यात्मक खंड था मैंने आपको समझाया है। ठीक है, प्रीलिम्स में यहाँ से प्रश्न आते हैं। अब कल जब हमारी अगली क्लास होगी बंगाल के संदर्भ में, तो वहाँ पर हम प्लासी का युद्ध का करेंगे विश्लेषण, बक्सर का युद्ध का करेंगे विश्लेषण, इलाहाबाद की दोनों संधि को समझेंगे, साथ में द्वैध शासन को समझेंगे। ठीक है, द्वैध शासन क्या है, उसके कारण क्या थे, लागू करने के पीछे क्या कारण थे और उसके परिणाम को भी देखेंगे। ठीक है, तो यह हम अपने जो दूसरा हमारा खंड होगा इस बंगाल प्रांत की जो दूसरी क्लास होगी उसमें आपको समझाऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।